नमस्कार, मैं हूं मृगेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही गंभीर विषय पर हम चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ नक्सलवाद को लेकर बदनाम था और पिछले 1.5 साल में जिस तरीके से तस्वीर बदल रही है, आज उसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बस्तर से साथी जुड़े हैं और रायपुर से जुड़े हैं, लेकिन आज एक बहुत बड़ी घटना हुई है। वो घटना हुई है कि अब तक जो नक्सली मारे जा रहे थे वो बंदूक लेकर निकले थे, बंदूक से सामना कर रहे थे पुलिस का। लेकिन आज एक महिला नक्सली मारी गई है जो काफी सीनियर है और वो लैपटॉप से लड़ती थी। लैपटॉप से लड़ने वाली नक्सली की कहानी पूरी बताएंगे। इस चर्चा में हमारे साथ हैं विस्तार न्यूज के बस्तर संभाग के प्रभारी संजय ठाकुर जी। संजय जी का बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ ही कांकेर से कामेश्वर सिन्हा हैं, सुकमा से शहनवाज खान है, रायपुर से हमारे दो साथी जुड़ रहे हैं, रवि मिरी जो नक्सल घटना को काफी गंभीरता से देखते हैं, और एक ऐसे शख्स को हम आज जोड़ रहे हैं जो मूल रूप से रहने वाले तो बनारस के हैं, लेकिन पिछले 1.5 साल से नक्सलवाद के मुद्दे को लेकर काफी गंभीर है, उनका अध्ययन गंभीर है और वो लगातार जो है नक्सलवाद को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं और बता रहे हैं। तो हमारे साथी सूर्यांश गौरव है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज जो नक्सली मारी गई है वो नक्सलियों की पत्रिका की संपादक है। उसके भाई भी न्यूज चैनल, वेबसाइट और तमाम जगहों पर लिखते पढ़ते रहे हैं। तो सबसे पहले मैं संजय ठाकुर जी के पास चलूंगा। संजय जी, आज जो नक्सली मारी गई है उसके बारे में आप बताएं और उसका बस्तर में क्या इम्पैक्ट है। इस पुलिस को जो सफलता मिली है उससे आने वाले समय में क्या लाभ मिलेगा। संजय जी। देखिए, रेणुका का मारा जाना नक्सल संगठन के लिए बहुत बड़ा आघात है, क्योंकि उनके पास बंदूक उठाने वाले तो बहुत सारे नक्सली हैं, लेकिन लैपटॉप चलाने वाले नक्सली बहुत कम थे। उनमें एक थी रेणुका, जो कि 1996 में नक्सल संगठन में शामिल हुई। धीरे-धीरे उसकी काबिलियत के आधार पर उसे प्रमोट करते गए नक्सल संगठन और उसे फिलहाल 2020 में दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का मेंबर बनाया गया था। इसके साथ ही नक्सलियों की दक्षिण रीजनल ब्यूरो जो है, उसका प्रेस टीम का प्रभारी बनाया गया था। यानी कि नक्सलियों की जो पत्रिका निकलती है जिसका नाम है प्रभात, प्रभात की वो संपादक थी। इसके अलावा नक्सलियों की जो भी विज्ञप्ति जारी होती है उसमें क्या कंटेंट जाएगा, नक्सलियों की प्रोपेगेंडा वॉर जो है वो किस दिशा में जाएगी, ये सब तय करने का काम होता था रेणुका का। तो ऐसे में नक्सली संगठन हथियार वाले कैडर तो बहुत सारे खड़े कर सकता है, लेकिन रेणुका जैसी नक्सली खड़े करना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। रेणुका के पारिवारिक बैकग्राउंड को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि रेणुका का कद कितना ऊंचा था। रेणुका की शादी हुई थी रवि से, जो कि सेंट्रल कमेटी मेंबर थे। 2010 में आंध्र प्रदेश में एक मुठभेड़ में उनकी मौत हुई। रेणुका के भाई का नाम, जो पुराने पत्रकार हैं वो सभी जानते होंगे, उनके भाई का नाम था गुटसा उसेंडी। ये अपने वक्त में जो हम जब पत्रकारिता कर रहे थे उस वक्त, तो हमने देखा कि बस्तर से लेकर दिल्ली तक गुटसा उसेंडी के पास सभी पत्रकारों के नंबर थे। मृगिन जी, आप भी जानते हैं कि गुटसा उसेंडी सभी पत्रकारों से संपर्क में रहता था। उसे जो वेस्टर्न मीडिया है वो घोष नक्सली के नाम से भी जानती थी, इसलिए क्योंकि उसका चेहरा किसी ने देखा नहीं था, उसके बावजूद वो हर जगह मौजूद था, हर मीडिया में वो मौजूद था, हर पत्रकार से बात कर रहा था। जब 2014 में उसने समर्पण किया तो नक्सल संगठन को बहुत बड़ा आघात पहुंचा था, लेकिन उस वक्त भी उसकी बहन रेणुका ने समर्पण नहीं किया। वो नक्सल संगठन में ही जुड़ी रही। लगातार कई बड़ी घटनाओं में वो मास्टरमाइंड के तौर पर उसने काम किया और लगातार फिलहाल वो दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी की मेंबर थी। पिछले अगर 15 महीनों की बात की जाए तो 9 नक्सली ऐसे हैं दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के या स्टेट कमेटी के जो मारे गए हैं। गरियाबंद में चलपति मारा गया, जो कि सेंट्रल कमेटी मेंबर है। तो ऐसा पहली बार है कि पुलिस की पहुंच इन बड़े कैडर के नक्सलियों तक पहुंची है। तो यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और क्योंकि लगातार एक लक्ष्य सरकार ने तय किया है, जिसमें 31 मार्च 2026 यानी कि ठीक 365 दिन बाद नक्सलवाद को खत्म करना है। उस ओर सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। तो ऐसे नक्सली जब मारे जाएंगे तो यकीनन नक्सलवाद को बहुत बड़ा आघात पहुंचेगा और
नक्सल संगठन जो है इसे उभरने में उसे बहुत लंबा वक्त लगेगा। जी। संजय जी, आपने बहुत बड़ी बात की कि 365 दिन बाद जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने तय किया है कि नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जो रेणुका है वो 25 लाख की इनामी है और उसका कई नाम है। नाम मैं बताना चाहूंगा संजय जी, रेणुका उर्फ बानू उर्फ चैते उर्फ सरस्वती। मतलब आप समझिए कि नक्सली अलग अलग नाम से मौजूद रहते हैं। पुलिस रिकॉर्ड में ये 5-6 नाम है। इसके अलावा भी और नाम होंगे। गुटसा उसेंडी, संजय जी ने बहुत अच्छी बात बताई। गुटसा उसेंडी उस समय प्रवक्ता होता था, उसके बाद विकल्प नाम का प्रवक्ता आया और व्यक्ति बदलते रहते थे। गुटसा उसेंडी जो है पदनाम रहता था। संजय जी, मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। मैं एक और बात जोड़ दूं उसमें कि रेणुका पे कुल 45 लाख रुपए का इनाम था। 20 लाख रुपए तेलंगाना सरकार ने रखे थे और 25 लाख रुपए छत्तीसगढ़ सरकार ने। यानी कि तेलंगाना और छत्तीसगढ़ दोनों ही सरकार के लिए वो सरदर्द रही है। यही वजह है कि दोनों सरकार ने उस पर इनाम रखा था। तो कुल 45 लाख की इनामी थी। और गुटसा उसेंडी, वाकई आपने ठीक कहा, ये एक पद था। अभी भी मेरे ख्याल से गजराला रवि जो है वो इस पद को धारित कर रहा है। उसका नाम भी उपनाम गुटसा उसेंडी है। लेकिन गुटसा उसेंडी, जिसका असल नाम जीवीके प्रसाद है, जो अब सरेंडर कर चुका है और वो भी एज अ पत्रकार के तौर पे वो भी अब काम करता है सरेंडर के बाद। खैर उनकी निजी लाइफ है, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर समर्पण कर दे तो उसकी निजी लाइफ पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन उस वक्त वो बहुत बड़ा नाम था, कई बड़ी घटनाओं में शामिल रहा, नक्सलियों के इंटेलेक्चुअल विंग का बहुत प्रमुख व्यक्ति था। तो रेणुका जैसे नक्सली का मारा जाना नक्सल संगठन के बहुत बड़ा आघात है। और जब ऐसे नक्सली मारे जाते हैं तो अब नक्सल संगठन को फिर से रेणुका जैसे नक्सली को तैयार करने में बहुत वक्त लगेगा और हो सकता है कि बहुत दबाव जिस बहुत कदर वक्त है लगेगा। वो बहुत आप सही मुश्किल कह होगा। रहे हैं संजय जी, बहुत वक्त लगेगा। रेणुका हो या इंटेलेक्चुअल विंग के लोग, अभी आपने एक बहुत अच्छी बात की कि आत्मसमर्पण के बाद उनकी निजी लाइफ होती है। छत्तीसगढ़ में भी सरकार आत्मसमर्पण पॉलिसी लेकर आई है, जिसमें नक्सलियों को आत्मसमर्पण के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। घर दिया जा रहा है, मकान दिया जा रहा है, इसके साथ ही 10,000 रुपए इंसेंटिव के रूप में दिया जाएगा। बड़ी चीज है। हम चलेंगे कांकेर तामेश्वर के पास। तामेश्वर, कांकेर में किस तरीके से पिछले 1-1.25 साल से नक्सल ऑपरेशन आप देख रहे हैं, किस तरीके का बदलाव आ रहा है और कितने बड़े बड़े नक्सली मारे गए कांकेर में, क्या इंपैक्ट है उसका? कामेश्वर। मृगेश सर, देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसी कांकेर में पहली बार बोला था कि 31 मार्च 2026 तक हम नक्सलवाद खत्म कर देंगे, हमारी सरकार बनेगी तो। और इसी कांकेर में उसकी पहली शुरुआत हुई थी। 29 नक्सली मारे गए थे हापाटोला के जंगल में। पहली बार जो है इतनी भारी संख्या में जो है नक्सली मारे गए थे। उस मुठभेड़ के बाद जो है लगातार कांकेर में ऑपरेशन चले और लगातार मुठभेड़ें हुई। हम पहले देखते थे कि जो आमाबेड़ा का इलाका था, जो रावघाट का इलाका था, कोयलीबेड़ा जो है घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र कहलाता था। अब वहां बिल्कुल भी शांति है, किसी प्रकार से जो है नक्सली घटनाएं नहीं हुई है। नक्सली जो उस क्षेत्र में जो काम किया करते थे, जो बड़े नाम थे, रामदेर हो गए, ललिता हो गए, राजमन हो गए, ये नक्सली जो है अब माड़ की ओर जो है पनाह ले लिए हैं। क्योंकि इनके बीच का प्रभाकर को जो है कांकेर पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनकी गिरफ्तारी के बाद जो है उनकी पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया था। तो कहीं ना कहीं जो है कांकेर में ये देखने को मिल रहा है कि जो बड़े जिन क्षेत्रों में नक्सलियों का ज्यादा प्रभाव था वो पूरी तरीके से खत्म हो गए हैं। क्योंकि एक मैं देख रहा हूं कि पानी डोबीर का जो कोयलीबेड़ा का पानी डोबीर जो इलाका है, गांव है, वो एक टाइम में जो है घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था। वहां सड़क नहीं थी जाने के लिए। अभी स्थिति यहाँ है कि उस पानी डोबीर में जो है बैंक खुल गया है, सड़कें बन गई है पिछले 1 साल में। तो लगातार जो है नक्सलियों का प्रभाव कम हो रहा है। और जो बड़े नक्सली हैं वो कांकेर और नारायणपुर के जो बॉर्डर सीमा का जो माड़ इलाका है, उधर जो है वो छुपे हुए हैं कह सकते हैं। इसलिए लगातार जो है कांकेर पुलिस और नारायणपुर पुलिस ऑपरेशन भी जो है उसी एरिया में, बॉर्डर इलाके में चला रही है और लगातार जो है उनको सफलता मिल रही है। अभी अंतिम समय जो है 4 नक्सलियों को उस क्षेत्र में मार गिराया गया था। अभी भी जो है उस क्षेत्र में ऑपरेशन जारी है। जिंदगी तामेश्वर, आपने बहुत अच्छी और डीप जानकारी दी। आमतौर पे हमारे दर्शक भी यही चाहते हैं और विस्तार न्यूज से यही उम्मीद भी रहती है कि किसी भी चीज का अगर विश्लेषण हो तो काफी गहराई तक हो। जिन इलाकों का जिक्र आपने किया जहां नक्सली अभी बैकफुट पर है, भाग रहे हैं, वो है। अब हम सुकमा चलेंगे, शहनवाज के पास। कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, वहां भी एक बड़ा इनकाउंटर हुआ और बड़ी सफलता मिली थी पुलिस को। शहनवाज, आप तो लंबे समय से वहीं हैं और आप उस इनकाउंटर के बाद जवानों से मिले भी थे। क्या क्या रिएक्शन है जवानों का और क्या इम्पैक्ट है सुकमा, क्योंकि एकदम बॉर्डर पड़ता है, छत्तीसगढ़ का आखिरी कोना है
और वहां का आदिवासी क्या सोचता है, वहां की फोर्स क्या सोच रही है, जो सरकार का एक्शन है और जो अभी हो रहा है। शहनवाज आवाज आ रही है मेरी आप तक? आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। देखिए, सुकमा जो है अब तक सबसे बड़ी सफलताओं में गिना जाता है, क्योंकि 2 दिन पहले जब जगदीश जैसे खुखार नक्सलियों को सुरक्षा बल के जवानों ने मार गिराया, तो एक सबसे बड़ा सफलता था, क्योंकि नक्सली वो मास्टरमाइंड हुआ करता था जो झीरम जैसे कांड में सबसे अव्वल था। झीरम कांड सबको याद होगा कि बस्तर का वो काला अध्याय रहा है, जिस दिन कितने सारे जो छत्तीसगढ़ के नेता थे वो शहीद हुए थे, साथ में कितने जवान भी शहीद हुए थे, सबसे सबको पता है। लेकिन अब जो है नई बदलाव में जो जवान अब नक्सलियों के इलाके में जाते हैं, गश्त करने जाते हैं, बड़े सर्चिंग ऑपरेशन चलाते हैं, तो अब जवान एक नई रणनीति के तहत जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि जीरो टाइलेंस में जब जवान जंगल में पहुंचते हैं, उनके पास अब एक सारी चीजें जो नक्सलियों के पास अब नहीं है, वो सब चीजें अब सुरक्षा बलों के जवानों के पास है। क्योंकि हमने देखा कि जितने भी जगह मुठभेड़ हुए हैं, जितने भी जगह जो नक्सली मारे गए हैं, उस जगह सबसे बड़ी बात ये रहती है कि वहां पे नेटवर्क का होना पाया जाता है, और लगातार नक्सलियों का जो मॉनिटरिंग किया जा रहा है, उनके नेटवर्क को लगातार ध्यान में रखा जा रहा है, और ये बार बार देखा जाता है कि जिन इलाके में नक्सली आते हैं वहां पे टावर होता है, वहां पे नेटवर्क होता है, तो उनको आसानी से जो है सुरक्षा बल के जवान उनको पकड़ लेते हैं, और उनका जो जगह है उसको निर्धारित कर लेते हैं कि क्या नक्सली अभी यहाँ पे मौजूद है। लेकिन हमने बार बार ये देखा है कि सुकमा जैसे इलाका में जो आसपास के एरिया है, जैसे आंध्र प्रदेश हो या तेलंगाना हो या उड़ीसा हो, ये 3 राज्यों का सुकमा एक न्यूटन माउंड है, क्योंकि इस इलाके में जो है आसपास चारों तरफ जंगल है, और 3 राज्य की सीमाएं जो है इसको छूती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार छत्तीसगढ़ से पहले जो है आंध्र प्रदेश जो है नक्सलवाद मुक्त हो गया है, और आने वाले समय में सुकमा भी नक्सलवाद मुक्त होगा, बस्तर भी नक्सलवाद मुक्त होगा, क्योंकि जैसे जैसे लगातार नक्सलियों पे जो है उनका द एंड किया जा रहा है, और साथ में ये देखा जा रहा है कि जो सबसे बड़े और सबसे खतरनाक नक्सली हिडमा है वो पुअर्ती गांव में रहने वाला है, और वो पुअर्ती गांव जहां पे आने वाले 4-5 दिनों में ऐसा बताया जा रहा है कि देश के जो गृह मंत्री अमित शाह वो भी वहां पहुंचने वाले हैं। तो सोचिए, आपने तो बहुत बड़ी जानकारी दे दी शहनवाज, आपने बहुत बड़ी जानकारी दे दी कि केंद्रीय गृह मंत्री जो है पुअर्ती पहुंचेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। अगर बस्तर में कुछ बदल रहा है तो ये बदलते बस्तर की तस्वीर होगी। हम चलेंगे सूर्यांश के पास। सूर्यांश जो है मूल रूप से बनारस के रहने वाले हैं, लेकिन वो नक्सलवाद को छत्तीसगढ़ आकर देख रहे हैं। सूर्यांश जैसे आदमी या देश के छत्तीसगढ़ के बाहर जो लोग बैठे हैं, वो नक्सलवाद को कैसे देखते हैं, और इस समय जो बदलाव आ रहे हैं, जो पुलिस का जो इनकाउंटर हो रहा है, जो नक्सली मारे जा रहे हैं, जो समर्पण हो रहा है, सूर्यांश उसको कैसे देखते हो? और आप उस लिहाज से बताना कि आप बनारस में बैठे हैं या दिल्ली में बैठे हैं, और वहां का आदमी इस बदलाव को कैसे देखता है? लेकिन सर, जो सबसे बड़ी चीज होती है वो टेम्परामेंट की होती है। छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार बनती है, 8 महीनों के अंदर देश के गृह मंत्री तीसरी बार छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं, और उसके बाद जिस तरीके से फ्री हैंड दिया गया जवानों को, जिस तरीके से उन्हें सप्लाई किया गया कि आप इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल करिए, एक के बाद एक कैंप खोले गए, तो इससे क्या हुआ कि जवानों ने पूरी तरीके से नक्सलियों को घेर लिया, और एक के बाद एक एनकाउंटर हमें देखने को मिले जो अब तक कहीं नहीं देखने को मिले थे। पहले ऐसा होता था कि लोग सोचते थे कि आप छत्तीसगढ़ जाओगे, जैसे ही छत्तीसगढ़ में इंटर करोगे गोलियां चल जाएंगी। जवान, ये वही छत्तीसगढ़ में आपको बता दूं कि हम लोग बनारस में बैठकर, दिल्ली में बैठकर, लखनऊ में बैठकर, देश के किसी भी कोने में बैठकर जब छत्तीसगढ़ की खबर आती थी तो यह होता था कि इतने जवान शहीद हो गए, चाहे वो घटना कहीं की हो, 76 जवान शहीद हुए, 22 जवान शहीद हुए, तो सबके दिमाग में एक चीज बैठ गई थी कि छत्तीसगढ़ जो है वो नक्सलगढ़ है, यहाँ पे नक्सलियों का आतंक है, जवान शहीद हुए। लेकिन डबल इंजन की जब सरकार बनी यहाँ पर, तो तस्वीर किस तरीके से बदली, इसका एक आंकड़ा मैं आपको पेश करता हूं कि पिछले 15 महीनों में 163 मुठभेड़ में 350 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं, 400 से ज्यादा हथियार बरामद किए गए हैं, 500 से ज्यादा आईडी पकड़े गए हैं, 1200 से ज्यादा माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है, और इसके अलावा 1000 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इसमें अब एक चीज और आती है कि एक तरफ तो मुठभेड़ चल रहा है, फ्रंट लाइन पर आके नक्सलियों का सफाया हो रहा है,
लेकिन इसके साथ ही गोली की भाषा के साथ बोली की भाषा को भी प्राथमिकता दी जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि आत्मसमर्पण करिए, विष्णुदेव साय कह रहे हैं कि आत्मसमर्पण करिए। तो ये चीज और दिखाता है कि बहुत बड़ा यह देखा जा सकता है कि अच्छी नक्सल नीति जो है, एंटी नक्सल नीति के तहत जो आत्मसमर्पण नीति है, पुनर्वास नीति है, उसको लगातार मॉडिफाई किया गया। हमने देखा कि ऐतिहासिक नक्सल नीति छत्तीसगढ़ में आई कि पुनर्वास नीति के तहत 3 साल तक हर महीने 10,000 रुपया दिया जाएगा। जो पंचायत अपने आप को नक्सल मुक्त घोषित करेंगे उन पंचायतों को 1 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का लाभ मिलेगा। इसके अलावा रहने खाने का भी सरकार खर्चा उठाएगी। तो इसको इस तरीके से समझिए कि जो बदलाव हुआ है यहाँ पर स्ट्रेटजी का है। शायद सरकार ने जो स्ट्रेटजी बनाई, अमित शाह ने जो संकल्प लिया और जो जवानों की कार्रवाई है, ट्रिपल लेयर स्ट्रेटजी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जवान, तीनों की ट्रिपल लेयर स्ट्रेटजी ने इसको वास्तव में जमीनी हकीकत पर उतारा। और आप देखिए कि पिछले 15 महीनों में जो अब तक नहीं हुआ था वो हुआ है। चलपति 1 करोड़ का इनामी गरियाबंद में मारा गया, 9 स्टेट या स्पेशल कमिटी मेंबर्स मारे गए। आप देखेंगे तो पिछले 15 महीनों 8 करोड़ से ज्यादा के इनामी नक्सली मारे गए, जिसमें से 3 करोड़ के सिर्फ सीसी मेंबर या स्टेट या स्पेशल मेंबर है। तो अब जैसे 2015 के पहले या जब नक्सलवाद चाहते था। बहुत अच्छी बात बोला आपने सूर्यांश। ये सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है कि एक बनारस का रहने वाला आदमी आंकड़े याद कर लिया है कि किस तरीके से सफलता मिल रही है। यही बदलते छत्तीसगढ़ और बदलते बस्तर की बात है। अब बात करेंगे क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर आ रहे हैं। शहनवाज ने भी बताया, हो सकता है पुअर्ती जाएं या नहीं जाएं, जो भी हो वो उस पर अपडेट लेंगे। लेकिन रवि मिरी के पास चलेंगे। रवि मिरी लगातार अमित शाह का बस्तर दौरा, छत्तीसगढ़ दौरा, उसके पॉलिटिकल मायने क्या हैं और क्या अमित शाह की जो नजर है वो सिर्फ और सिर्फ बस्तर को नक्सल मुक्त करना है? क्या बीजेपी चाहती है कि इस नक्सलवाद के खात्मे के बाद इस रिजल्ट को पूरे देश में बताए? अगला चुनाव, लोकसभा चुनाव, क्या बस्तर नक्सल मुक्त हो, इस मुद्दे पर लड़ा जाएगा? रवि मिरी। मृगेन जी, एक जरूरी बात है जो हमको समझना पड़ेगा कि जिस तरह से एक्शन चल रहा है पुलिस का और लगातार नक्सली मारे जा रहे हैं, रणनीति कैसे बनाई जा रही है, इस पर हम बहुत खुलकर बात कर पा रहे हैं। क्योंकि ये पहले ऐसी बात नहीं की जा सकती थी। पहले लगता था कि ये नक्सली खुफिया जानकारी जान लेंगे तो हमारे जवानों को नुकसान हो सकता है। लेकिन अब हमारे पास एक कॉन्फिडेंस है कि हम जो चर्चा कर रहे हैं, जो रणनीति बता रहे हैं, वो जान लेंगे तब भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये जो कॉन्फिडेंस हमें फील हो रहा है, यही है हमारी सफलता, यही है नक्सलियों के आत्मविश्वास के टूटने का कारण। तो ये कॉन्फिडेंस को हम सब समझ रहे हैं। लेकिन जो जरूरी बात यह है कि अब नक्सलियों को तो मारा जा रहा है, लेकिन वहां के आदिवासियों का भरोसा कैसे जीता जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती है सरकार की। जब नक्सलियों को मारा जाता है तो नक्सली कहते हैं कि हमारे बस्तर के ही आदिवासियों को, ग्रामीणों को मारा जा रहा है, ऐसा उनका प्रोपोगेंडा होता है, एजेंडा होता है। ऐसे करके वहां के आदिवासियों को भ्रमित किया जाता है। तो इस चुनौती से कैसे सरकार बचे, इसके लिए काम करना बहुत जरूरी है। और जितनी जानकारी मुझे मिल रही है तो अमित शाह इसी परसेप्शन को बदलने के लिए बार बार बस्तर आ रहे हैं और वो ये साबित कर रहे हैं कि सरकार आपके साथ खड़ी है, आपके लिए काम करती है और आप जो बोलोगे वही हम काम करेंगे। तो ये परसेप्शन तैयार किया जाना बहुत जरूरी है। इसीलिए अमित शाह दंतेवाड़ा या बस्तर बार बार आ रहे हैं। परसेप्शन, रवि मिरी ने कहा परसेप्शन। मैं विधानसभा जाता था, हमारे एक पूर्व विधायक थे, उन दिवंगत हो गए हैं, खैरागढ़ से विधायक आते थे, देवव्रत सिंह, राजनांदगांव के सांसद भी रहे। उन्होंने विधानसभा में कहा था कि कोई भी सरकार बनती है या बिगड़ती है तो उसके लिए सिर्फ परसेप्शन का होता है। बहुत सारे लोगों के नाराज होने से सरकार नहीं गिरती, करप्शन से सरकार नहीं गिरती, लेकिन अगर लोगों के मन में परसेप्शन हो जाए कि सरकार को बदल देना है, ऐसी धारणा आ जाए, ऐसा परसेप्शन बन जाए, तो वो सरकार बदल जाती है। अमित शाह भी उसी परसेप्शन के मोड में है। वो देश में एक ऐसा परसेप्शन बनाना चाहते हैं कि बीजेपी जो कहती है वो करती है। बीजेपी के नेता, बीजेपी के चीफ मिनिस्टर, बीजेपी का संगठन इतना मजबूत है कि वो उन बड़ी समस्याओं को भी खत्म कर सकता है जो बरसों बरस लोगों के जीवन में नासूर बनकर रही है। आज की चर्चा में इतना ही। बहुत विस्तार से हमने नक्सलवाद पर चर्चा की। आगे और भी विषयों को लेकर हम एक बार फिर हाजिर होंगे। हमारे सभी साथियों का धन्यवाद और आपको नमस्कार।